नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। और आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, हम हम इन सब न्यूज का महत्वपूर्ण अध्ययन करते हैं। चाहे वो द हिंदू से हो, इंडियन एक्सप्रेस से हो, पीआईबी से हो। मतलब कहने का मतलब यह है, कोई भी न्यूज अगर चर्चा में रहती है तो हम उसका गहन अध्ययन करते हैं, ताकि एग्जाम से संबंधित आपका कोई भी न्यूज है वो छूट ना पाए। और आपका तैयारी में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो लगातार होता रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक आप सब लोगों ने सुना होगा कि इसरो ने इसरो का जो मंगलयान लॉन्च किया गया था 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसको PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये अपनी ऑर्बिट में 2014 में एंटर हुआ था, किसमें? मंगल ग्रह की ऑर्बिट में, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2013 में इसको यहाँ से श्री हरिकोटा से लॉन्च किया। और ये इसका चक्कर लगाते लगाते 1 साल बाद ये मंगल ग्रह की ऑर्बिट में हुआ। और मंगल ग्रह की ऑर्बिट में आने के बाद, जैसा आप देख पा रहे हो, 2014 में ये मंगल ग्रह की ऑर्बिट में आया। तो ये हमारा तरीका था। ये हमने इस तरीके से हम अधिकांशतः जो दूसरे ग्रह पे जो हम मिशन लॉन्च करते हैं, इसी तरीके से हम लॉन्च करते हैं। ठीक है, लॉन्च व्हीकल हमने पढ़ ही लिया कि PSLV था C-25, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ है कि ये अपना इसका समयकाल पूरी तरह ये क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका बैटरी डिस्ट्रॉय हो गया है और बहुत सारी चीजें हुई हैं। और इसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हुआ है। मेन कारण आ रहा है सामने कि इसको मंगल ग्रहण हमारे सामने देखने को मिला। तो इसलिए ये अपनी ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाया, इसकी बैटरी वगैरह सब खत्म हो गई, हमारा कनेक्शन क्या हो गया, उससे टूट गया। तो हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, हमारा जो मंगलयान मिशन था 2013 में हमने लॉन्च किया था, वो अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हम इस मिशन को लॉन्च करने में फोर्थ कंट्री थे। किसके बाद? अमेरिका के बाद, रसिया के बाद और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद हमने चौथे ऐसे देश थे जो हमने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक मिशन को लॉन्च किया। और कहा ऐसा जाता था कि इसको लॉन्च करने में जो खर्चा आया है, वो हॉलीवुड की जो मूवी बनती है उससे बहुत कम खर्चा हमारे यहाँ मंगल मिशन को लॉन्च करने में आया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अन्य देशों के मिशंस क्या हैं जो मंगल ग्रह पे हैं, और वर्तमान में कौन कौन से मिशन चल रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से लगे थे। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मार्स कलर कैमरा लगा था, मीथेन सेंसर लगा था कि हम मीथेन को उसको सेंस कर पाए, और एक्सोस्फेरिक न्यूट्रन कंपोजिशन एक एनालाइजर लगा था ताकि हम उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाए। इस मिशन का ऑब्जेक्ट था कि हम जो हमारा मंगलयान है उसका हम सरफेस की फीचर जान पाए, वहां का जो खनिज संसाधन है उनके बारे में जान पाए, मॉर्फोलॉजी है उनके बारे में जान पाए, और जो हमारा जो हमारा एटमॉस्फेयर, जो मंगल ग्रह से संबंधित जो वायुमंडल है उसके बारे में हम जान पाए। और ताकि हम जो इंडिजीनियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर सकें, और इन्हीं के माध्यम से जो जितने भी इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे थे वो इंडिजीनियस आधार पे थे, मतलब भारत में उनका अधिकांशतः क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। और ऑब्जेक्ट क्या था कि अगर हम मंगल ग्रह पे इस तरह के हम मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाते हैं, उसमें सफलता हासिल कर पाते हैं, तो हम अन्य जो मिशन हम लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी हम प्लानिंग कर पाएंगे, उनको हम डिजाइन कर पाएंगे, उनका हम मैनेजमेंट कर पाएंगे। और हम जैसे शुक्र ग्रह पे भेजने की योजना बना रहे हैं, सन पे भेजने की योजना बना रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे बृहस्पति पे भेजने की योजना बना रहे हैं, और गगनयान संबंधी जो मिशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इससे संबंधित हमारे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलप होता है। और ना केवल साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, बल्कि जो देश की युवा जनरेशन है उनमें भी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, और जिससे वो साइंटिफिक क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। तो इन महत्वपूर्ण चीजों का भी क्या होता है, योगदान होता है कि अगर हम
कहीं मिशन लॉन्च करते हैं तो इनका बहुत एक हम मतलब कि लॉन्ग में सोच सकते हैं, ताकि हमारे लिए एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। ठीक है, अब मिशन खत्म हो गया तो उसने क्या क्या हमें दिया वहां पे मंगल पे। इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमको कि मंगल ग्रह का हम एटलस बना पाए। क्यों? क्योंकि इस मिशन ने हमको बहुत सारी इमेज प्रोवाइड की, और जो इमेज प्रोवाइड की जो मार्स कलर कैमरा के माध्यम से दी, और हमारे पास जो इमेज थी थाउजेंड ऑफ पिक्चर थी, टोटल 2 टेराबाइट की पिक्चर थी। और इसने महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाई कि जो मंगल ग्रह के जो मून है, एक फोबोस है, एक डाइमोस, तो इन दो शब्दों को ध्यान रखना। इनकी डिस्टेंस हमें दी कि ये मून मार्स से कितनी दूरी पर है। ठीक है, और डस्ट स्टॉर्म के बारे में बात की कि मार्स ग्रह पे डस्ट स्टॉर्म भी आते हैं। तो ये तीन चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए मंगल ग्रह के बारे में इसने बहुत सारी चीजें की। और इसी चीजों के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि आगे भी हम मंगल ग्रह पे और भी मिशन उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि हमारे लिए जो हम मंगल पे बस्ती बसाने की बात करते हैं। अभी हाल ही में एक चाइना के एक मिशन ने वहां पे मतलब कि पानी की संबंधित खोज की है, वहां पे मतलब कि बाढ़ से संबंधित कुछ निशान पाए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि मंगल ग्रह पे पानी था, तो वो लोग कह रहे हैं कि वहां पे पॉसिबल जीवन की संभावना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मंगल ग्रह के बारे में। और अन्य देशों के मिशन भी पढ़ लेते हैं जो मंगल ग्रह से संबंधित हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना के। तो चाइना के दो मिशन मेनली हैं, एक ताइवान वन है, एक जूरोंग है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, यूएसए के बहुत सारे चल रहे हैं। एक मार्स पाथफाइंडर है, एक मार्स ओडिसी है, एक मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर है, अपॉर्चुनिटी है, और परजर्वेंस एक रोवर है 2020 में लॉन्च किया, और एक इनसाइट मिशन भी है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो यूएसए के इतने सारे मिशन हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कौन कौन से हैं? मार्स एक्सप्रेस है, एक्सो मार्स है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक यूएई का है जिसको होप ऑर्बिटर भी बोलते हैं, होप मिशन भी बोलते हैं। तो ये चर्चा में था, और ये हमेशा अधिकांश चर्चा में था, क्योंकि यूएई ने इसको लॉन्च किया। होप मिशन किससे संबंधित है? मार्स से संबंधित है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमने इन सब चीजों को पढ़ा कि मार्स से संबंधित कौन कौन से मिशन है, भारत के संबंध में पढ़ा, अब विदेशों के संबंध में पढ़ा। अब इनको हमको डिटेल में नहीं जाना है कि इनके में टेक्निकल क्या था। जो विदेशों के संबंध में उनको डिटेल में हमको नहीं जाना होता है। अगर डिटेल में जाएंगे, हमको डिटेल में जाना होता है कि जो अपने स्वदेशी संबंधी मिशन होते हैं उनके बारे में। ठीक है, बस विदेशों के संबंध में अगर कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, तब हमें डिटेल में जाना होता है, अन्यथा हमको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पीएचडी हमको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पीएचडी करना है तो एक ही टॉपिक पे करते रह जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइन इश्यू की हैं कि आप कोई भी ऐप, जैसे जितने हमारे पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड हैं, उनका जो डाटा है, चाहे आप ऑनलाइन लेन देन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पॉइंट ऑफ सेल पे कर रहे हो, किसी ऐप में कर रहे हो, तो आपको ये अब अपने कार्ड को फिजिकली रूप से उनको देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको एक टोकन मिलेगा। जैसे आप पहले बैंक में जाते थे ना, तो आपको पहले आपका नाम, आपने अब नाम लिखवा दिए, तो आपको नाम के बदले मान लो 2 नंबर टोकन मिल गया। तो 2 नंबर आप अब आपको नाम के बदले नहीं बुलाया जाएगा, आपको अब आपको क्या बुलाएंगे? 2 नंबर। तो आप 2 नंबर, जैसे ही आप नंबर आएगा आप वहां पे एंटर हो जाएंगे, तो आपकी सारी डिटेल किसके माध्यम में ट्रांसफर होगी? 2 नंबर में। तो यही प्रक्रिया है डाटा टोकनाइजेशन का, कि अगर सारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल एक कोड के फॉर्म में जनरेट हो जाएंगी, और वो कोड के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे, तो इससे क्या होगा? आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी जो डेटा से संबंधित जो भी मतलब की महत्वपूर्ण डिटेलें हैं, तो वो लीक नहीं होंगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो खबरें आती हैं कि एसबीआई के 10,000 से ज्यादा जो एटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड है उनके उनका डेटा लीक हो गया, तो वो उसकी संभावनाएं कम हुई हैं। और इसीलिए आरबीआई ने इस कदम को आगे बढ़ाया है। जैसे कस्टमर कुछ बाय करना चाहता है, तो कस्टमर क्या करेगा? अपना कार्ड नंबर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद उसकी डिटेल सेंड हो जाएंगी किसी वॉल्ट में, और वॉल्ट होने के बाद एक आपको टोकन जनरेट हो जाएगा।
अब उस टोकन को आप किसी मर्चेंट पे उपलब्ध करा सकते हैं। अब इस टोकन की सहायता से आप पेमेंट कर पाएंगे। तो आपकी सारी डिटेल क्या हो गई, इनक्रिप्टेड हो गई और ट्रांसफर किस में हो गई, एक टोकन के फॉर्म में, टोकन नंबर के फॉर्म में, जिससे आपकी डिटेल सुरक्षित रहेंगी, आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी और जो बैंकिंग डिटेल है वो सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, डिजिटल पेमेंट इजी रहेगा और इंटरनेशनल हम बेस्ट प्रैक्टिस को अपना पाएंगे। तो ये सारी चीजें की हैं डाटा टोकनाइजेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपको केवल क्या याद रखना है, एक प्रोसेस याद रखना है कि डाटा से संबंधित है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कार्ड डिटेल की जगह आपके पास क्या होगा, टोकन मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके माध्यम से सारा ट्रांजेक्शन आप कर पाओगे। ठीक है, और आप कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो आगे एक एक खबर है। इंदौर छठी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पे आया है और स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधी रैंक 2022 जारी हुई, जिसको मऊआ मऊआ बोलते हैं, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको जारी किया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत इसको दिया गया। बहुत सारे अवार्ड भी इसमें उपलब्ध कराए गए। तो इसमें क्या है, इंदौर फर्स्ट रैंक हुआ है ओवर द, मतलब 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन है तो उसमें लगातार छठी बार ये स्वच्छता की श्रेणी में आया है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको फर्स्ट कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, जहां पे 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडी है, तो इसको भी अवार्ड मिला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हमारा क्या है, सर्वेक्षण है, इसको मऊआ जारी करता है और ये 2016 से लगातार जारी होता है। इसमें 73 सिटी को असेसमेंट किया जाता है। 2022 में इसमें 44354 सिटी को असेसमेंट किया गया। इसमें एंड टू एंड डिजिटल मॉनिटरिंग की गई, स्वच्छ सिटी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया। तो ये सारी चीजें की गई। ठीक है, बस डिटेल में हमको ज्यादा जानना नहीं है। अब इसमें जो सर्वेक्षण किया जाता है उसमें मेनली 3 4 5 पैरामीटर रहते हैं। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग को देखा जाता है, उसका वेटेज 5% है। और इसमें ई लर्निंग पोर्टल को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसका 5%। सबसे ज्यादा वेटेज है उससे 40%। वो क्या है, वेस्ट अगर कलेक्शन आप कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट सही कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन सही कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी चीज कहाँ आपको देखने को मिलेगी, इंदौर में। तो इंदौर 40% में सबसे अच्छा नंबर आपको लेके आता है। अधिकांश सभी पैरामीटर में इंदौर अच्छा कर रहा है। तो ये 40% वेटेज किसका है, वेस्ट कलेक्शन का, तो इस सब बात को आप ध्यान रखेंगे। 30% क्या है, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल। जो वेस्ट कलेक्शन है उसका प्रोसेसिंग सही से कर पा रहे हैं और डिस्पोजल सही से कर पा रहे हैं, तो इसको 30% में शामिल किया गया है। और 20% में ओपन डेफिकेस फ्री, मतलब कि बाहर कोई टॉयलेट तो नहीं जा रहा है, टॉयलेट का उपयोग सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसमें 20%। और 5% में आप इंफॉर्मेशन एजुकेशन और बिहेवियर चेंज संबंधी के लोग अगर टॉयलेट होने के बाद भी अगर टॉयलेट में नहीं जा रहे हैं, तो बाहर जा रहे हैं, तो लोगों का व्यवहार में परिवर्तन लाना और वो लोग क्या करें, टॉयलेट का उपयोग अच्छी से कर सकें, तो ये भी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, चलो अब तेलंगाना ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसमें लार्ज स्टेट कैटेगरी में अपना पहली रैंक पाई है, फर्स्ट प्राइज लिया है इसने। और इसके बाद हरियाणा, इसके बाद तमिलनाडु। तो 3 राज्यों को अब ध्यान रखोगे, तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु। और यूटी की बात करें या स्मॉल स्टेट की बात करें तो उसमें अंडमान निकोबार ने प्राइज प्राप्त किया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण, अगर स्वच्छता रहेगी तो जो अगर हमारा जो गंदगी की वजह से लोग तो हेल्थ संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है, तो उसे डेथ में कमी देखने को मिली है। ठीक है, लोगों ने टॉयलेट का उपयोग अधिकांश किया है, तो बार पॉल्यूशन का लेवल कम हुआ है, लोग कंटेनमेंट कम हुआ है, खाद्यान्न सेवन जो हमारा जल है वो उसमें प्रदूषण का लेवल कम हुआ है। अगर लोगों की अगर सेहत सही है, हेल्थ सही है, तो लोग अगर हेल्थ पे जो पैसा खर्च करते थे वो उसकी क्या कर पाए हैं, सेविंग करेंगे। और इससे क्या होगा, सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इन्वायरमेंट जो हमारा है, इनहेंसमेंट को बढ़ावा मिल रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोगों के $7 to $7 एनुअल इकोनॉमिक गेन देखने को मिला है सैनिटेशन से। फाइनेंशियल रिटर्न 2.6 टाइम देखने को मिले हैं। ग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेशन था वो कम हुआ है 12.7 टाइम। और 2.16 टाइम फूड जो कंटेमिनेशन देखने को मिलता था वो भी कम हुआ है। और 2.48 टाइम जो
जो हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता थी वो भी क्या हुआ है, जो कंटेमिनेशन देखने को मिलता था वो भी क्या है, कम हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पॉल्यूशन संबंधी समस्याएं कम हुई हैं तो हमारे देश और शहर भी क्या देखने को लगे हैं, स्वच्छता देखने को मिलती है। और अगर हम रैंकिंग अगर हम बढ़ावा देते हैं तो उससे क्या होता है, लोगों लोगों में क्या होती है, कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, एक एक राज्य से दूसरे राज्य क्या करता है, अच्छा करने का प्रयास करता है, जिससे क्या होता है, हेल्थी कंपटीशन मिलता है, ठीक है। चलो, नया एक नया टॉपिक है, इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ड्राफ्ट की गाइडलाइन इशू की है कि आप रीजनल रूरल बैंक को स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टेड करना है तो उसके कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि उसकी नेटवर्थ 300 करोड़ होनी चाहिए प्रीवियस 3 ईयर में। उसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% होना चाहिए प्रीवियस 3 ईयर में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रिकॉर्डेड, जो ऑपरेटिंग जो हमारा प्रॉफिट है, एटलीस्ट 15 करोड़ होना चाहिए, मिनिमम 3 ऑफ, मतलब कि 5 ईयर में से मिनिमम 3 ईयर में ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिट 15 करोड़ हो। अगर कोई आरआरबी इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता है तब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकता है, ठीक है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम आरआरबी को पढ़ें। तो आरआरबी को क्यों लाया गया, रीजनल रूरल बैंक को? क्योंकि हमारे देश में जो स्मॉल फार्मर है, एग्रीकल्चर लेबरर है, और भी बहुत सारे जो रूरल एरिया हैं जहाँ पे वित्त की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, बड़े बड़े बैंक केवल क्या होते हैं, शहरी क्षेत्र तक सीमित होते हैं, संभाग स्तर तक सीमित होते हैं, तो इन लोगों को तो लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, वित्तीय समावेशन हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए 1976 में एक आरआरबी एक्ट लेके आए और इनको हम लोन की सुविधा उपलब्ध करा पाए। इसमें से शेयर होता है सेंटर का 50% और 35% जो शेयर होता है वो जो बैंक को क्या करता है, स्पॉन्सर करता है, तो उसका रहता है। 15% जो स्टेट गवर्नमेंट जहां पे होता है उसका शेयर होता है। तो इस शेयर को आप ध्यान रखेंगे। इसको 2015 में अमेंड किया गया और इनसे कहा गया कि आप कैपिटल को राइज अदर सोर्स से कर सकते हैं अदर देन सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक की सहायता से। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इनका जो 75% जो इनका एनडीटीएल का जो पार्ट होता है, इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में खर्च करना पड़ता है। जैसे हमारे जो मार्जिनल सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एजुकेशन है, तो इनको उपलब्ध कराना पड़ता है ताकि विकास की जो राह है वो कैसी हो, समावेशी हो। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नॉर्थ स्ट्रीम चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है जो हमको रूस से और जर्मनी के मध्य देखने को मिलती है। हाल ही में ऑपरेशनलाइज है नॉर्थ स्ट्रीम 1, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 2 पे काम चल रहा है। इससे जो क्रूड ऑयल है वहां पे गैस सप्लाई है, वहां पे इधर यूरोप में सप्लाई होने को देखने को मिलती है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 4 लीक देखने को मिले, तो चर्चा हुई कि अमेरिका ने हमला तो नहीं कर दिया, जिसे लीकेज देखने को मिले हैं। और ये रसिया यूरोप में क्या करती है, गैस पाइपलाइन हमको देखने को मिलती है। तो 2 पाइपलाइन है, एक हमारा वाइवक से, यहाँ पे एक जर्मनी का शहर है ग्रिप्सवल्ड, तो यहाँ तक आती है, और दूसरी भी ये यूएसटी लुगा से भी इसी क्षेत्र तक आती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। चर्चा में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली इसका आंसर कर पाओ। नॉर्थ स्ट्रीम 1 कंप्लीट हुई थी 2011 में। ये वेववर्क से रसिया के शहर तक, लेनिनग्राड टू लोम्बिन नियर एक से सिटी है जिसको बोलते हैं गेरेबल्ड, जो कि जर्मनी में है, तो यहाँ तक है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि पूछा जा सकता है वेववर्क से ग्रेव वर्ल्ड तक, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्रिप्स वर्ल्ड, और दूसरी भी यहीं से यहीं तक है, ठीक है। यूएसटी लुगा से ग्रिप्स वर्ल्ड तक, दूसरी भी यहीं से यहीं तक है। रसियन जो मेजर जो ओनरशिप है वो रसियन के पास है। एक कंपनी है जिसको गैसप्रोम बोलते हैं, उसके पास है। 40% जो यूरोप की जो पाइपलाइन जो वाली नॉर्थ स्ट्रीम है उसकी गैस सप्लाई यहाँ से होती थी, लेकिन अभी जो रसियन और यूक्रेन के मध्य बार देखने को मिल रहा है, अभी 9% सप्लाई हमको देखने को मिल रही है। तो यूरोपीय देश ने इसकी सप्लाई क्या कर दी है, कम कर दी है, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पे काम चल रहा है, 1200 किलोमीटर पाइपलाइन लंबी है, और ये जर्मनी में हमको देखने को मिलती है। ये मैंने पढ़ लिया, बाल्टिक सी तक जाती है। 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को ये सप्लाई करेगी।
और ये हमको देखने को मिलती है रसिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी। और जो बाटर है वो रसिया, डेनमार्क और जर्मनी का क्षेत्र इसमें आता है। तो आप जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे नहीं है, ठीक है, और ये जर्मनी हो गया है। तो इस क्षेत्र में ये वाली रेड वाली आप ये वाली दिख रही है ना, ये वाली, ये नॉड 1 है। ये वाली जो काम चल रहा है इसको नॉर्ड स्ट्रीम 2 बोलना है, लेकिन अभी हाल ही में इसका काम क्या हो गया है, रुक गया है। तो आप दो शब्द ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब नॉर्डिक देश हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो आप ध्यान रखना नॉर्डिक में कौन कौन आता है। डेनमार्क आता है, फिनलैंड आता है, स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है और आइसलैंड आता है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। इंडिया ने फिर से अब्सटेंड किया है। एक यूएनएनसी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूरोपीय देश ने रेजोल्यूशन लेके आए और रसिया का विरोध करना चाह रहे थे, क्योंकि रसिया ने इन 4 रीजनों को, यूक्रेन को क्या कर लिया है, एनेक्स कर लिया है यहाँ पे रेफरेंडम करा के। और जो भी रेफरेंडम यहाँ पे कराया गया वो रसिया के पक्ष में गया, कहा कि हम रसिया के साथ रहना चाहते हैं। वो 4 कौन से, लुहांस्क है, ठीक है, और ये आपको लुहांस्क देखने को मिलता है, दोनेत्स्क देखने को मिलता है, ठीक है, खेरासन देखने को मिलता है, हमारी ये वाला एक यहाँ पे और है, वो कौन सा है आपका, मारी पोल, एक खेरासन है, एक और है, लोहांसक हो गया, ऑबस्टल हो गया, और लोहांस हो गया, दोनस्तक हो गया, ठीक है, ये रीजन है। और मेनली ये रीजन आपको ये वाले हैं, देखो ये वाले मैं बताता हूँ, ये वाले खेरासन, जैप्रोजिया, लोहांसक, दोनस्तक, तो 4 रीजन को यहाँ पे रसिया ने क्या किया है, रेफरेंडम कराया और इनको अपने रीजन में एनेक्स कर दिया, मतलब कि मिला लिया गया कि हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ क्या है, देश है, ठीक है, हमारा ये रीजन का पार्ट। तो ये सारी चीजें चर्चा में है। भारत ने क्या किया है, अनुपस्थित रहा है। भारत ने ना पक्ष में वोट दिए ना विपक्ष में दे दिया, क्योंकि मध्यम मार्ग का क्या करते हैं, हम अनुसरण करते हैं, बौद्ध के, और बौद्ध के सिद्धांत पे चलते हैं, क्योंकि बौद्ध का हमने क्या पढ़ा है, मध्यम मार्ग पढ़ा है, और जैन का क्या पढ़ा है, सियात बाग पढ़ा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास नहीं हो सका, क्योंकि रसिया ने इस पे लगा दिया, ब्लॉक लगा दिया, मतलब वीटो का उपयोग कर लिया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। स्पेशली आप 4 रीजन ध्यान रखेंगे, खेरासन, जैप्रोजिया, लोहांसक, दोनेत्स्क, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनकी लोकेशन आप नॉर्थ टू साउथ है, याद रखेंगे, क्योंकि आपसे कभी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और जैप्रोजिया है इसमें, है नहीं, ठीक है, जैप्रोजिया आपको देखने को मिलेगा यहाँ कहीं, इस रीजन में, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। और ये पांचों मेंबर क्या होते हैं, चाइना, फ्रांस, यूके, रसिया, यूएस। ये आपस में, यूएसए और रसिया बीटो बीटो खेलते रहते हैं आपस में, और चाइना भी बीटो बीटो खेलता रहता है। इसलिए अन्य देश क्या करते हैं, भारत जैसे देश इसको विरोध करते हैं कि इसमें रिफॉर्म होने की आवश्यकता है, और हमको भी परमानेंट सीट हमको चाहिए, ताकि हम भी क्या खेलें, बीटो बीटो खेलें, ठीक है। तो वो तो मजाक कर रहा हूँ, बीटो बीटो नहीं खेले, भारत का अधिकार है। 1947 से अब 2022 में बहुत कुछ चेंज हुआ है। हम पावरफुल देश बनने की ओर अग्रसर हैं, बनते जा रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, दूसरा, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड एक रिलीज हुआ है, ताकि जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है उसका डेवलपमेंट कर सकें, रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकें, रूरल मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से कम्युनिकेशन का विकास कर सकें, ये और स्टार्टअप को बढ़ावा दे सकें, ये सारी चीजें कर सकें। इसको फंड कौन करेगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है। ये बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत काम करता है, और जो टेलीकॉम क्षेत्र से जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको क्या करता है, फंड करता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक कराईकल प्रोजेक्ट चर्चा में है, और जो पांडुचेरी में हमको देखने को मिलता है, और इनने डेवलपमेंट करने के लिए लोन लिया होगा, तो अब ये लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गए, इंसॉल्वेंट की प्रक्रिया इन पे चल रही है। बस इतना ध्यान रखना है, कोट आपको याद रखना है। और इंसॉल्वेंसी संबंधित हमने कई बार हमने इसको डिस्कस किया है, अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसके माध्यम से इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया देख सकते हैं क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट हम पढ़ लेते हैं। इसके कांडला हमको देखने को मिलता है, बादीनगर देखने को मिलता है, बाड़ीनगर, ठीक है, मुंबई, और ये जेएनपीटी, ठीक है, मार्मोगुआ, मंगलौर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, एनोर, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया,
और कोलकाता। आप इसका नॉर्थ टू साउथ लोकेशन याद रखना, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी मतलब कि अरेंज करने की आपसे पूछ सकती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चर्चा में है। एक्चुअली इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी संबंधित मैटर होते हैं, इन पे चर्चा करना, एटॉमिक एनर्जी पे चर्चा करना, आतंकवाद पे संबंधित चर्चा करना, स्पेस से संबंधित क्या करना, मुद्दों पे बात करना। इसको हेड प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसके सेक्रेटरी होते हैं। और 3 टायर इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। स्ट्रेटजी पॉलिसी ग्रुप होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड होता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग, ये 3 चीज इसमें देखने को मिलती है। 1998 में इसको स्टेब्लिश किया गया। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डिफेंस, एक्सटर्नल और फाइनेंस के लोग इसमें शामिल रहते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। सेक्रेटरी कौन होते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी। ठीक है। सरकार ने एक युवा 2.0 लॉन्च किया है। इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया होगा। इनका है कि हम यंग क्या करें, ऑथर को जनरेट करें, ऑथर को बढ़ावा दें। यंग होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए, जिनकी एज 30 से कम होनी चाहिए, और वो आर्टिकल को लिखें, ताकि हमारे देश में लिखने का जो कल्चर है वो क्या हो, बढ़े। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। सूखा पाइका रिवर चर्चा में है। नेशनल एनजीटी ने कहा है कि इसको 6 मंथ के अंदर इसको रिवाइव करो। सूखा पाइका रिवर एक उड़ीसा में ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है। किसकी है? महानदी की है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसको इसके किनारे कटक सदर देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि उड़ीसा की बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। बस इसको ध्यान रखना है। किसकी डाइस ट्रिब्यूटरी है? तो आप महानदी की है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और महानदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। एक टेक्निक चर्चा में है। केरला का स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने क्या किया है? क्राफ्टिंग की सहायता से जो इंडिजिनस मैंगो हेरिटेज एरिया को डेवलप कर लिया है। क्राफ्टिंग आप क्या समझते हैं? जैसे आपने यहाँ पे लिया एक एक लिया रूट स्टॉक लिया, एक नई प्रजाति ली, तो इसको इसमें ऐड कर दिया। तो इसको क्या किया? कुछ टाइम के लिए इसको बंद कर दिया जाता है, जैसे आप कई वीडियो में देखते होंगे। इसके बाद इसकी जो जड़ें हैं इसकी क्या हो जाती हैं? इससे सिमिलर हो जाती है, इनका विकास हो जाता है। फिर एक क्या होता है? ट्री का रूप ले लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? क्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि न्यू प्लांट बाय कनेक्टिंग टू ऑर्गेनिक टिश्यू ऑफ 2 प्लांट, मतलब 2 प्लांटों के ऑर्गेनिक टिश्यू है वो आपस में क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं, और वो पेड़ क्या होता है? ट्री क्या होता है? डेवलप हो जाता है। तो अगर हमें वृक्षारोपण से संबंधित बात करनी हो तो यहाँ से इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम क्राफ्टिंग की सहायता से किसी स्पीसीज को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने रीजन को, फॉरेस्ट्री को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसको आप मेंस में कोट कर सकते हैं इस आंसर को। ये आप ध्यान रखना। पेंगासियस आइक्रिया एक स्पीसीज चर्चा में है। किससे संबंधित है? ये फिश है। इसको कैटफिश स्पीसीज से कैटफिश से संबंधित है। तो इतना ही ध्यान रखना, ये क्या है? कैटफिश है। इसको कावेरी रिवर में क्या किया गया है? डिस्कवर किया गया है। ठीक है, किसने किया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। ठीक, तो कावेरी रिवर पढ़ लेते हैं। बस इसका ध्यान रखना, क्या है? पेगासियस आइक्रिया क्या है? फिश है। ये कावेरी रिवर आपको देखने को मिलती है। इसकी जो सहायक नदी है, देखो, हेमावती है, सिमसा है, और इधर इससे इधर आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको देखने कावनी है। ठीक है, अरंगल है। ठीक, और सिमसावती है, और अमरावती है। ठीक है, और तुंगभद्रा भी इसको देखें, यहाँ पे हमारी रिवर ये है तुंगभद्रा। तो ये सारी रिवर इसकी क्या है? सहायक नदी है, और इनका आप स्पेशली ध्यान रखना। और इससे संबंधित जो विवाद हमेशा बना रहता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पांडुचेरी में इनके मध्य विवाद, स्पेशली कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो मूल तत्व विवाद हमको 4 राज्यों में देखने को मिलता है। 3 राज्य और एक क्या है हमारा? यूटी में विवाद संबंधी देखने को मिलता है। साउथ की एक केवल नदी है, जिसको 12 महीना क्या देखने को मिलता है? इसमें पानी देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लैक कोकिंग चर्चा में है। इसको एनसीबी ने एक मुंबई एयरपोर्ट पे इलीगली लेके आ रहे थे, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसको अरेस्ट किया, इसको ब्लॉक किया। ये मिक्सचर होता है, ये रेयर ड्रग है। रेगुलर कोकीन और जो केमिकल इसमें मिला के बनाया जाता है, इसको बोलते हैं ब्लैक कोकीन।
बस इतना ध्यान रखना, ओरिजिनली नहीं होता है, इसको मिक्सचर हमको देखने को मिलता है जिसमें कुछ केमिकल की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, चलो। जो हमारा हमारा जो अप्सा देखने को मिलता है, इसको तीन रीजन में, दो रीजन में, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक्सटेंड कर दिया है 6 महीने के लिए। ठीक है, जैसा आप ये वाला रीजन देख पा रहे हैं पे इनफोर्स है, और जो आप ये येलो वाला रीजन देख रहे हैं पार्सली है, और ये वाला रीजन आप देख पा रहे हैं ये वाला यहाँ पे फुली लिप्टेड है। तो त्रिपुरा मेघालय ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अप्सा अपस्पा नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, फोर्स को पावर मिल जाती है कि आपको बिना वारंट के अरेस्ट 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 मतलब कि बिना वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है। आपको रीजनेबल अगर उनको संदिग्ध होता है तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट की सहायता से। ठीक है, इसमें कोई डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करना होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिस्टर्ब एरिया को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। और जो अलगाववादी उग्रवादी गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कई कमेटी ने कहा है कि इसको रिमूव करने की आवश्यकता है, लेकिन कई लोग कहते हैं हम एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए इसको भी बनाए रखने की आवश्यकता है। लेकिन इसको उपयोग हमको क्या करना चाहिए, मतलब कि कानून में कानून के दायरे में रहकर, और कभी कभी मतलब कि बुराई के रूप में कर सकते हैं। जब हमारी एकता अखंडता के ऊपर संकट आता है तब उसका उपयोग कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। दो राज्य ध्यान रखना, त्रिपुरा मेघालय में जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू नहीं है। वो कौन कौन से राज्य है, त्रिपुरा है जैसा एक, और मेघालय जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, बुर्किना फासो चर्चा में है यहाँ पे कि इस मिलिट्री ने अब सत्ता हाथ में ले ली है। जैसा आप ये देख पा रहे हैं बुर्किना फासो कौन कौन देश से लगता है, माली, नाइजर, घाना और आइवरी कोस्ट से इसकी सीमा लगती है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, बाकी हमको ये ध्यान रखना है सत्ता किसने ली है, बस इतना ध्यान रखना है कौन कौन से इसकी स्टेट की सीमा लगती है, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर और घाना। ठीक है, चलो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क चर्चा में है, इसको इलीगली 6000 से ज्यादा इसके टी मतलब कि टी का क्या किया गया, कटाव किया गया है, इस चर्चा में है। तो हमको ध्यान रखना है यह पहला नेशनल पार्क, इसको टायर टायर प्रोजेक्ट इसमें इम्प्लीमेंट किया गया, पहला नेशनल पार्क है। और भी उत्तराखंड के कोई भी नेशनल पार्क हैं, जैसे राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर है, केदारनाथ सेंचुरी है, गोविंद नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो इनका आप लोकेशन ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ सबसे नीचे कौन मिलता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमको देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, और अगर आप पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।